नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप थंबनेल और मेरे सामने देख सकते हैं, आज अपन फंक्शन फलन की पार्ट 2 है ना। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके थे कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन को किस तरह डिफाइन किया जाता है और किस तरह के उसके टेस्ट होते हैं कि जिससे पता चल सके कि भाई ये फंक्शन है। जिसके बाद अपन जो टॉपिक चालू किया था वो था सम स्टैंडर्ड फंक्शन एंड देयर डोमेन एंड रेंज, है ना भाई, मानक फलन और उनके प्रांत व प्रास, जिसमें अपन दो प्रकार के फंक्शन देख चुके थे। एक मॉडुलस मापांक, जिसमें कोई भी नेगेटिव भी पॉजिटिव कोई सी वैल्यू डालूँ वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता था, ठीक है। और जो दूसरा था अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको अपन ने लार्ज ब्रैकेट्स में लिखा था और ये वो अपन को सबसे बड़ा पूर्णांक देता था अगर कोई उसमें दशमलव संख्या भी हो तो, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसी क्लास में पढ़ते हैं अपन अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन, है ना, सॉरी फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, है ना, भिन्नात्मक भाग फलन क्या होते हैं। देखो जैसे नाम है वैसा ही है, भिन्नात्मक भाग फलन, है ना। तो इसको पहले डेफिनेशन में लिखते हैं कि ये होता क्या है। y इक्वल टू एफ एक्स, ये तो नॉर्मली कोई भी फंक्शन हो गया, क्या हो गया, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब इसको फ्रैक्शन पार्ट में बदलते हैं, तो जो y इक्वल टू एफ एक्स जो होता है फ्रैक्शन पार्ट के लिए, उसको लिखते हैं अपन मिडल कोष्टक के अंदर, सॉरी मिडल ब्रैकेट्स में लिखते हैं ना, मजले कोष्टक में, ठीक। अब ये खुलता कैसे, ये खुलेगा हमेशा x, सॉरी f है ना, तो f x, ठीक, और माइनस, और जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब जो भी एफ एक्स है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये कौन सा है, महत्तम पूर्णांक फलन, है ना, ठीक है भाई। फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन कौन सा हो गया कि लिखेंगे तो इसको किस में, मिडल ब्रैकेट्स में, और ये खुलेगा कैसे, एफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब सिंपल सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, सॉरी इसको जब फ्रैक्शन पार्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा ये फ्रैक्शन पार्ट में ना, ठीक है। अब इसको खोलेंगे तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक। अब समझते हैं अब इसका मतलब क्या है ना। जैसे मान लो अब मैंने x बराबर रख दिया 1.2, क्या रख दिया, x बराबर 1.2, तो अब x बराबर 1.2 रखूँगा तो मुझे कुछ आउटपुट मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इसी से मिल जाएगा जो फंक्शन मैंने बनाया है, मतलब जो फंक्शन फ्रैक्शन पार्ट कहता है, ठीक है ना। तो अब आउटपुट क्या मिलेगा कि भाई जो भी संख्या है, संख्या क्या है 1.2 माइनस क्या कर दो इसमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना निकलेगा, तो 1.2 तो ऐसे कैसा निकल ही जाएगा, और जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन ने कल देख लिया था, क्या निकलेगा 1। तो अब जैसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 माइनस 1 यानी 0.2, है ना। और इसको फ्रैक्शन में बदलें तो 2.10 हो गए, है ना, फ्रैक्शन मिल गई। ऐसे ही अब मैंने लिख दिया x बराबर 2.4, ठीक है। तो क्या हो गया 2.4 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2.4, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.4, ठीक। अब क्या हो गया 2.4 माइनस 2, तो आंसर क्या मिल गया 0.4। ऐसे ही अब मैं लास्ट में लिख दूँ, चलो 3.9, ठीक है, या फिर 3.99 कर दिया, कितना हो गया 3.99 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.99, अब कितना आ गया, अब आ जाएगा अपने पास 3.99 माइनस 3, भाई इसका तो 3 निकलेगा बाहर, और अपने पास आंसर आ गया 0.99, क्योंकि आंसर। अब देखो ये तो चलो पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए देख लेते हैं। x बराबर मैंने लिख दिया 1.99, तो 1 माइनस 1.99 माइनस 1 माइनस का है ना 1.99, अब इसका महत्तम पूर्णांक निकालेंगे तो लेगा माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 1.99 और प्लस 2, और जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 0.01 प्लस का, ठीक है। तो ये तो था अपना जब संख्याएं डिफरेंट थी। अब एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जो बराबर हो, जैसे x बराबर मैंने ले लिया 1, ठीक है ना। अब x बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, तो 1 को लिख दिया मैंने इसमें, तो कितना होया 1 माइनस, है ना, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का 1 ही आएगा, तो कितना हो गया 0,
तो देखते हैं। अब देखो अपनी जो वैल्यू है ना, सारी संख्या लेके देख ली एक जैसी, तो अपनी जो वैल्यू वो मिनिमम 0 तो आ रही है, पर मैक्सिमम तो अपने पास आ ही नहीं रहा। कितना आ रहा है 0.99 तक। कितना भाई, ये देखो मैक्सिमम ये आ रहा है 0.999। ऐसे आगे बढ़ा लेंगे तो और 99 है, पर अपना जो मैक्सिमम है क्या वो 1 आ रहा है कि नहीं। क्यों, देखो भले अगर मान लो मैं एक और संख्या लेकर देखूँ, x बराबर अपन ने ले लिया 0.1, ठीक है। तो अब इसका फ्रैक्शन पार्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, और ये हो जाएगा 0 माइनस, अब माइनस लिखेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 0.1, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 0, तो -0, और जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.1, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो फ्रैक्शन पार्ट में जो वैल्यू आती है वो 0 से लेकर 0.9999 तक आ जाएगी, पर 1 नहीं आ पाएगी, है ना। अब करते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं, ये हो गए अपने x एक्सिस और y एक्सिस, है ना। तो ये x, ये y, ये x डैश और y डैश, ठीक है। ये ले लिया मैंने 1 और ये ले लिया 0, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है। अब मैंने फिर सबसे पहले 0 रख दिया ना, 0। अब जैसे मैं x बराबर 0 रखूँगा तो मुझे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या मिल जाएगा 0, है ना। तो ग्राफ शुरू तो यहाँ से ही होगा, ठीक है ना। और जैसे 1 रखूँगा, अब 1 रखूँगा x बराबर 1, तो 1 से भी मुझे क्या मिल रहा था 0, ठीक है ना। तो वापस शुरू मतलब 0 रखते ही 0 से तो 0 मिल रहा है, और 1 रखते ही भी 0 मिल रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चढ़ेगा, देखो मतलब बनेगा कुछ इस तरीके से, जो 1 तक जाएगा पर 1 नहीं होगा। तो 1 नहीं होगा तो 1 को ओपन कर देंगे, और क्योंकि 1 जैसे रखेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो बस अब ऐसे ही सिमिलरिटी से बनाते रहेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा अपना, कि 1 तक तो जाएगा पर 1 बराबर 0 नहीं हो पाएगा। ऐसे ही यहाँ 1 तक तो गया पर 1 ओपन रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ सारे बराबर बराबर रहेंगे। तो ये है अपना फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ। अब करते हैं इसके रेंज और डोमेन की बात। रेंज के सबसे पहले डोमेन, है ना, डोमेन प्रांत। तो प्रांत के लिए क्या देखना होता है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे जैसे इमेज डालेंगे ऊपर से, क्या पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है, तो हाँ दिखेगा आपको कि पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो बच रही है। तो क्या लिख दूँ मैं, प्रास की क्या हो गई रियल नंबर, है ना, सॉरी प्रांत क्या हो गया रियल नंबर, और प्रास रेंज क्या होगी। अब रेंज देखो इसकी, तो रेंज अपन जब देखेंगे, रेंज का मतलब y, है ना, और y एक्सिस पे जैसे अब या तो प्रोजेक्शन डाल लेंगे इधर से, तो जो अपन को पता चलेगा इसकी जो रेंज आ रही है वो 0 से लेकर 0.999 तक जा रही है, मतलब ओपन कर देंगे। क्या कर देंगे ओपन, 1 नहीं हो पा रहा, 0 तो आ रहा है पर 1 नहीं आ पा रहा, तो 1 को ओपन इंटरवल में लिख देंगे। तो ये हो गई इसकी प्रास, ठीक है, आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिग्नम फंक्शन, है ना। सिग्नम फंक्शन को लिखेंगे अपन SIG, या तो इसको SGN, है ना, सिग्नम फंक्शन। अब देखो सिग्नम फंक्शन होता क्या है, सिग्नम खुलता है अपने दो तरीके, है ना। दो कौन कौन से, एक तो ये होगा x अपॉन mod ऑफ x अपॉन x, और एक होगा 0। ये कब होगा, जब x डज नॉट इक्वल टू 0, और ये होगा x बराबर 0 पर 0। देखो सिग्नम फंक्शन को दो तरीके से खोला जाता है। क्या, जब x बराबर 0 ना हो तो क्या होगा, mod ऑफ x यानी मापांक फलन, और डिवाइड कर देंगे x से, ठीक है। और x बराबर जब भी 0 होगा तो क्या वैल्यू आएगी 0। ये तो बिल्कुल सीधा है ना भाई, x बराबर 0 पे 0 है, कोई दिक्कत नहीं। अपन चेक करते हैं अब ये ऊपर वाला, जैसे मैंने ले लिया, ये लिख दिया ना f ऑफ x। अब f ऑफ x कैसे है, सिग्नम, है ना। अब ये y बराबर, तो अब क्या ले लिया मैंने, x बराबर ले लिया -2, ठीक है, -2। तो अब सिग्नम ऑफ x क्या देगा अपन को, क्या देगा, जैसे mod -2 लिख दिया, ठीक, और नीचे क्या हो गया -2। तो यानी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, ये तो ये निकलेगा 2 बार, और ये -2, तो अपने पास वैल्यू आएगी -1, ठीक। अब प्लस का ले लेते हैं, +2, तो +2 पे क्या देगा सिग्नम का फंक्शन। अब ये जो खुलेगा कैसे खुलेगा,
ये खुलेगा अपना mod 2 डिवाइड बाई 2 है ना, प्लस का है ना, तो कितने आ गई 2/2 1। देखो तो सिग्नम फंक्शन यही करता है ना, सिग्नम फंक्शन क्या है, mod ऑफ x अपॉन x है ना, या तो 1 देगा या फिर -1 देगा या 0 देगा, तीन ही वैल्यू आती है, कोई सी भी वैल्यू रख लो। तो इसका ग्राफ तो वेरी इजी हो जाता है अपने लिए कि कोई भी वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि x से x तो हमेशा कट ही जाएगा, बस नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव या तो +1 आ जाएगा या -1, और 1 0 के लिए 0 तो हमेशा रहेगा ऐसे ही है ना। तो ये x डैश y x डैश y डैश, ठीक है। तो इसमें तीन ही पॉइंट चाहिए अपन को, x बराबर 1 0 और -1, इधर बोले 1 2 3 4 कोई सी वैल्यू डालें, -1 -2 -3 -4। तो अपन को जो ग्राफ मिलेंगे वो कुछ ऐसे मिलेंगे कि भाई जो भी या तो 0 पे 0 है ना, तो 0 पे एक तो 0 मिल गया, ठीक, और 0 के अलावा या तो 1 मिलेगा है ना, और या फिर -1 मिलेगा है ना, और 0 पे क्या मिलेगा ये, तो यहाँ ऊपर में कर देता हूँ इसको ओपन, ठीक है ना भाई। 0 पे तो अपन को ये वाली वैल्यू मिल रही है ना, तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया ओपन, बाकी या तो -1 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा, ठीक। तो अब इसकी बात आती है रेंज व डोमेन की, काफ़ी सीधा था तो इसलिए डायरेक्ट बात कर लेते हैं अपन, क्या डोमेन प्रांत है ना। तो इसका प्रांत क्या रहेगा, अब देखो प्रांत के लिए क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस, तो पूरा एक्स एक्सिस कवर हो रहा है, प्रोजेक्शन अगर ऊपर से लाइट डालेंगे तो या फिर लाइट में डाल के और धागा टेस्ट करोगे तो वो सारा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो क्या हो गया इसका प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रांत क्या हो गई आर। अब प्रास, अब देखो प्रास में इसमें खास बात है, क्या खास बात है, क्योंकि जो भी वैल्यू मिल रही है केवल 3 ही ऐसी वैल्यू मिल रही है, तो वो तीनों ही क्या हो जाती है, इसकी प्रास हो जाती है। क्या क्या, तो एक तो मिल रहा है अपन को -1, देखो हर जगह -1 मिल रहा है, एक मिल रहा है अपन को 0 पे, और प्लस वाली संख्याओं पे क्या मिल रहा है +1। तो ये तीन ही वैल्यू हैं जो इसकी प्रास है। अब वो क्वेश्चन पूछ लेता है कैसे कि सिग्नम फंक्शन की प्रास बताइए, डायरेक्ट पूछ लेता है, ऑप्शन में डाल देता है। तो क्या होती है इसकी प्रास, -1 0 1, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रतिलोम फलन पर आगे। अब बात करते हैं अपन चर घातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो y लिख के अपन डायरेक्ट f(x) ही लिखते हैं। अब फंक्शन अपन को लिखने आ गए ना सब, तो f(x) जो मिलेगा वो मिलेगा a⁴x में, इसको कहते हैं अपन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो अब यहाँ क्या है, अपने पास a है ना, तो यहाँ a की 3 कंडीशन बन सकती है, क्या क्या, कि a बराबर 1 ले लूँ, तो अब किसी भी संख्या का 1 कितनी पावर लगा दूंगा तो उसका तो मान हमेशा 1 आएगा, तो ये तो कोई फंक्शन बना नहीं, क्योंकि ये तो कितनी वैल्यू रखूँ उसका मान हमेशा 1 आएगा। चलो इसको हटा देते हैं, a बराबर 1 को तो नहीं रखते, ठीक। अब a दूसरा, a को हो जाता है 1 से बड़ा, और जैसे एक 1 से बड़ा आएगा तो उसका ग्राफ अलग बनेगा। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, यहाँ a जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक। ऐसे ही f(x) बराबर a⁴x, और दूसरी कंडीशन आएगी जो a 1 से छोटा है, क्योंकि 1 लेते ही तो 1 तो कितनी ही पावर लगा दो उसके हमेशा 1 ही आएगा, कोई सी पावर लगा दो, इसलिए 1 नहीं लेते, डायरेक्ट अपन 1 से वन पे इन दोनों को अलग अलग भागों में बांट देंगे, पर 1 बराबर नहीं लेंगे। एक ले लिया अपने एक से बड़ा और एक ले लिया एक से छोटा, ठीक। तो अब बढ़ते हैं आगे, a⁴x। अब इसका डायरेक्ट ग्राफ देख लो आप, इसका ग्राफ होता है ये हो गया अपना x y x डैश y डैश, ठीक। और इसका ग्राफ देखो 1 है ना, तो और ये कहाँ पर आएगा y, तो बस ये y 1 पॉइंट रखो ध्यान में, y वाला 1 पॉइंट रख लो ध्यान में, और उसी से कर लो। तो हमेशा इसका 1 से पहले तो जाएगा ऊपर, और 1 के नीचे जाएगा ये टेंड्स टू 0 पे, पर कभी 0 नहीं होता। अब देखो कैसे बना, तो वैल्यू रख के देख लो, कोई से भी वैल्यू रखेंगे, जैसे a बराबर मैंने मान लिया 2 है ना, और 2 की पावर 1 रखूँगा, जैसे ये x बराबर 1 0 2 3 4 है ना, 2 की पावर 1 रखूँगा तो वो 1 से बड़ी आएगी, 2 की पावर 2 रखेंगे तो 1 से बड़ी आएगी। मतलब जैसे अगर y की वैल्यू, जैसे a की वैल्यू अपन 1 से ज़्यादा रखेंगे ना तो y की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो बढ़ते हुए क्रम में ये वर्धमान ही हो रहा है फंक्शन है ना।
और ठीक वैसे ही जैसे ही मैं ए की वैल्यू कम लूँगा किससे, वैसे ही अब नेगेटिव साइड लिखोगे तो 2 की पावर जैसे ही -1 रखेंगे तो -1, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/2 है ना। जैसे ही सॉल्व करेंगे 0.5 तो अपन को दिख गया ये 1 से कम आ रही है, बिल्कुल वैसे ही है। तो ठीक है, तो ये होता है अपने चरघातांकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो हमेशा 0-1 से गुजरता है। किससे गुजरता है? 0-1 से। और यहाँ क्या है, ए पॉजिटिव है ये बात, और ये काय का है a/x, y = a/x का ग्राफ है। ठीक, ऐसे ही अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई, क्या हो गई, यह 1 से कम हो गया। तो 1 से कम होते ही इसका जो ग्राफ है वो पलट जाता है। वो कैसे पलटता है? कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये भी कहाँ से गुजरेगा? ये भी गुजरेगा वहीं से, कहाँ से? 0-1 से। और जो वैल्यू है ना नेगेटिव साइड में तो वैल्यू बढ़ती है। जैसे अब लिखो 0.5 लिख दिया मैंने, है ना, 0 की पावर लगा दी मैंने -1, है ना। तो ये भाई ये देखो ये -1 यहीं रहेगा ना। अब देखना, अब यहाँ तो 1 है ही सही अपना, ये 2, ये 1, ये 2, समझने के लिए कर लो भी। ठीक, अब देखो 0.5 तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1/2, उसकी पावर 1 -1। तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो अपने पास आ गया 2, यानी जो वैल्यू है वो अपर साइड जा रही है, यानी 1 से बड़ी आ रही है। और ग्राफ में भी अपन देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही। इस साइड का करोगे तो जैसे ही 1 रखोगे, है ना, 1 पावर लगा दो, 0.5 को पावर लगा दी 1, तो कितना आ गया 0.5, यानी 1/2, तो 1 से कम वैल्यू। ठीक है, आ गया होगा समझ में। तो ये है, तो ये कब होता है? जब बेस, है ना, बेस ही तो है ना, ये बेस 1 से कम हो। तो इसको लिख दूँ मैं y = a/x, और a क्या है 1 से कम है। ठीक, तो ये अब इनके प्रांत डोमेन, प्रांत व प्रास की बात कर लेते हैं। तो दोनों का एक ही है ना। ये कर ली मैंने सबसे पहले बात डोमेन की, डोमेन और डोमेन प्रांत है ना, और यह लिख लूँ मैं रेंज प्रास। अब देखो y एक्सिस, सबसे पहले y एक्सिस, तो y एक्सिस कहाँ से जा रहा है? बस 0 ही नहीं आ पा रहा, है ना, बाकी तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो r माइनस क्या कर लेंगे, इसको 0 कर लेंगे, r माइनस जो भी 0 होगा। ठीक, वैसे ही उधर भी r - 0। और प्रास में y एक्सिस, तो देखो 0, यानी जितने भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो सब कुछ आ रही है। तो यहाँ क्या कर लूँ मैं, r पॉजिटिव, इधर भी देखो जो पॉजिटिव वैल्यू सब कुछ आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसी के साथ कर लेते हैं अपना नेक्स्ट फंक्शन है अपना चरघात। तो नेक्स्ट अपने पास आता है लघु गुणकीय फलन, लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, अब इसको लिखेंगे अपन f(x) = log x, और बेस आ जाएगा अपना a। ठीक है, अब देखो इसमें भी 2 कंडीशन बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है, अगर बेस को अगर 1 कर ले अपन, बेस को अगर 1 कर ले तो log की एक प्रॉपर्टी होती है सिंपल सी, बेस चेंज फॉर्मूला, कि log x को अपन क्या लिख सकते हैं, log a। ठीक है भाई, log x / log a, बेस चेंज फॉर्मूला कहते हैं इसको। अब जैसे log a आ जाएगा और बेस इसका 1 होगा तो ये log 1 हो जाएगा, और log 1 हमेशा क्या होता है 0। और जो कि किसी भी फंक्शन, मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसमें नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 0 आ रहा हो तो वह वैसे ही डिफाइन नहीं होता है, इसलिए इसको भी 1 पे तोड़ देते हैं अपन भाई। 1 पे 2 अलग अलग पार्टों में 2 कंडीशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन निकलती है? पहली वही जो उधर निकली थी अपने, कौन से में, चरघातांकी में, कि एक तो a से बड़ा हो। दूसरी, जब f(x) = log x वैसे a से छोटा हो तब क्या होगा, और अब क्या होगा। तो अपन सीधा याद रखते हैं अभी ग्राफ से ही। ये हो गया x, y, एक डैश y डैश। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है कुछ इस तरह से। यहाँ पॉइंट आएगा अपना 1 0। ठीक है, इसको लिख लो 1 0। ठीक, क्यों 1 पे 0 दे रहा है? जैसे ही अपन log 1 रखेंगे तो y की जो भी वैल्यू आएगी, y = log x तो है, और log 1 हमेशा क्या होता है 0, इसलिए, है ना। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो 1 से ऊपर तो बढ़ेगा,
और 1 से नीचे घटेगा, है ना, और कहाँ जाने की कोशिश करेगा, माइनस इन्फिनिटी पे। तो अगर इसको लिखें अपन, भाई इसकी संख्या भी दर्शा देते हैं, कौन कौन से नंबर, जैसे यहाँ ले लिए मैंने 2 3 4, ऐसे ही -1 -2 -3 1 2 -1 -2, ठीक। अब जैसे मैं 2 रखूँगा log 2, अब बेस पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा ही आएगी, है ना। ऐसे ही इधर होगा, तो इधर क्या होगा, अब इधर भी वैसे ही, पहले वहाँ चरघातांकी में था ना, बिल्कुल वैसे ही। अब चरघातांकी में ये था यूँ, तो वो ऊपर से आ जाएगा यूँ, है ना। तो इस बार कहाँ से आ जाएगा ग्राफ, यहाँ से, ठीक है। और काटेगा कहाँ, ये वही कहाँ पर, 1 0 पर, 1 0। यहाँ ए क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ ए क्या है, नेगेटिव है। सॉरी, ए क्या है, 1 से बड़ा है, ए क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है। अब ये हो गया अपना y = log x और y = log x। अब एक बात देख लेते हैं, अभी चरघातांकी पढ़ के आए ना अपन, उसमें क्या था, देखो उसमें अगर देखोगे तो उसमें जो ग्राफ आ रहा था, इसको ड्रॉ कर देता हूँ काले वाले से, उसमें जो ग्राफ आ रहा था वो होता है कुछ इस तरीके से, और जा रहा था टेंस में 0, है ना। तो चरघातांकी और log को एक दूसरे की मिरर इमेज कहा जाता है, कब, जब y = x की लाइन खींचें तब, है ना। और देख भी सकते हो y = x के जितना इधर जाएंगे उतना इधर ये जाएंगे, पर ये किसका ग्राफ है, तो ये ग्राफ है y = ax का, है ना। ठीक वैसे ही अगर यहाँ बनाएंगे तो यहाँ कट कर दे, सेव कर दो भी, मतलब, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं अपने जो ग्राफ चल रहा था उसके रेंज और डोमेन की। इसको हटा देते हैं अब थोड़ी देर के लिए। देखो, रेंज ऑफ डोमेन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। तो सबसे पहले डोमेन के लिए वही एक्स एक्सिस को देख लो, प्रांत, है ना। क्या है, एक्स एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक, पता चलेगा कि ये पॉजिटिव संख्याओं के लिए, क्योंकि 0 तो आ ही नहीं रहा, तो क्या लिख दूँ मैं, आर पॉजिटिव, ठीक। और डोमेन रेंज प्रास, अब प्रास देखेंगे तो y में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो y तो पूरा ही कवर हो रहा है ना। तो इसके लिए हो जाएगा r, ये तो रियल केवल पॉजिटिव संख्याओं का, और ये अपने -∞ से +∞ पूरी टोटल r, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं कुछ आवर्ती फलन और उसको जो फलन बच रहे हैं उनके ग्राफ्स के बारे में। पीरियोडिक या आवर्ती फलन, तो इनको कैसे डिफाइन करें, ऐसे फलन जो कुछ समय बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करने लग जाए, है ना, वैल्यू की आवर्ती करने लग जाए, कुछ समय बाद अपने मान का आवर्त रिपीटेशन चालू कर दें। देखो कैसे लिखेंगे, तो अपन इसको लिखते हैं कुछ इस तरह से, जैसे f ऑफ x ये बराबर रहेगा किसके, f ऑफ x प्लस t। अब ये t क्या है, तो ये t है यहाँ आवर्त, कुछ समय बाद वो क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है ना। अभी समझते हैं, और जैसे और कब रिपीट करेगा, तो x प्लस 2t, और कब करेगा, तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और अपनी वैल्यू को ये रिपीट करता रहेगा, लास्ट में आ जाएगा x प्लस n t पे, ठीक है। कुछ वैल्यू को रिपीट कर रहा है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल अपन ले लेते हैं साइन, जो अपन ने पढ़ भी रखे हैं, साइन एक्स एक ग्राफ है, तो अब साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो यूँ, ठीक है। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 2π, और जैसे 2π से आगे बढ़ेंगे तो वापस 4π, मतलब जो भी वैल्यू है उसको रिपीट कर रहा है ना 2π के बाद वापस, जैसे वहाँ अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पढ़े भी थे ग्राफ्स वगैरह में, कि ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो साइन एक्स क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। अब पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक, तो इसका पीरियड कितना है, 2π। तो ऐसे अपन को पता चलाना है कि भाई कौन सा पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। तो ऐसे फलन जो अपनी वैल्यू आवर्ती को, मतलब जो वैल्यू मान को
रिपीट करते हो, कुछ अंतराल के बाद रिपीट करते हो, है ना, तो उन फंक्शन को क्या कहेंगे, आवर्ती फलन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। और अब कुछ और ग्राफ्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो फलन है ना घात के रूप में दिए जाते हैं, और उनके ग्राफ्स अपन को याद भी होने चाहिए। तो एक थोड़ी देर 5-7 मिनट में उसको देख लेते हैं। क्या है, जैसे पहला दे दिया y=x, इसको सब जानते हैं, लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन खींच दी y=x। दूसरा y=x², पहले पढ़ के आएंगे, क्वाड्रेटिक भी है ना, द्विपद समीकरण। कैसा रहेगा, कुछ इस तरीके का। और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है ना, सममित होता है। ठीक, तीसरा y=x³, इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से। यू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, ये सिमेट्रिक रहता है ना। याद भी करो तो क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक रहता है। कौन सा, y=x³ का। ठीक, नेक्स्ट पढ़ें। और जैसे अब कुछ और पावर लगा देते हैं, y=x⁴। तो ये है तो है यही, है ना, x² का स्क्वायर। तो ग्राफ भी कैसा निकलेगा, बिल्कुल वैसे ही, इस तरीके से। ठीक है ना, और चौड़ा होगा सगड़ा होगा, वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक, और आगे देखें तो कुछ, अब ये तो थी पूरी पावर, अब हाफ पावर में ले लेते हैं। जैसे 5 हुआ, y=1/x²। अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ अपन देखेंगे ना, तो इसका जो ग्राफ मिलेगा x², यानी पॉजिटिव ही मिलेगा, जो भी संख्या होगी वो तो पॉजिटिव ही आएगी। अब y=x, अब एक था अपने पास y=1/x है, इसका जो ग्राफ मिल रहा था वो कुछ इस तरीके का था, है ना। तो अब ये जो नेगेटिव है ना, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो ऐसा होगा नहीं। और अपन जानते हैं x² का ग्राफ क्या होता है, ये, और 1/, है तो इसका ग्राफ जो निकल के आएगा वो देखना, वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा। ये ठीक है, 1 से तो कम रहेगा हमेशा, ये कुछ इसका, ये जो पॉइंट आएगा 1 पे ही रहेगा 1, बाकी तो उससे नीचे रहेगा। ठीक, और कुछ ग्राफ्स ले लेते हैं। y की वैल्यू ले लें अपन 1/2 या फिर √x, है ना। तो ये होता है एक तरीके से पैराबोलिक, पर केवल 1/x लेंगे, नेगेटिव नहीं है, तो अपन इसको डायरेक्ट व्यू लिख सकते हैं कैसे, ये। ठीक है, ये हो गया अपना पैराबोलिक ग्राफ। और 167 है ना, y=x³/2, इसको ड्रॉ करो, तो वही 2 पॉइंट लेके, तो कैसा होगा ये ड्रॉ, ये होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ग्राफ थे जो याद होने चाहिए, और नहीं भी याद हो तो अपन वैल्यू रख के एक अंदाज़ा लगा कर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, ऑड एंड इवन फंक्शन, है ना। ऐसे फलन, देखो पहले बात कर लेते हैं समघात की, या सम फलन, इवन फंक्शन। देखो, तो ऐसे फंक्शन f(x) है ना, अगर f(x) y=f(x) है ना, तो x को मैं रिप्लेस कर दूं -x से, भाई x को मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया -x से, तब भी जो उसकी वैल्यू आए वो f(x) के बराबर ही आए। ठीक है, तो ये था अपना ऑड फंक्शन। अब कौन कौन से होते हैं, सॉरी सम इवन फंक्शन, है ना, कौन कौन से होते हैं, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे y= अपने पास है mod x, ठीक है, तो अब मैंने x को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया -x से, तो जैसे मैं -x इसके अंदर रखूँगा तो मोड तो मुझे वही +x ही देगा, और जो इसकी वैल्यू आएगी वो भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, तो ये बराबर है। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। ऐसे ही अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में बात करें अपन, तो जो कोस है, कोस थीटा, है ना, तो अब थीटा को मैंने क्या कर दिया,
माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे भाई, कोस थीटा एग्जाम्पल कोस थीटा है ना। अब मैंने थीटा को कर दिया माइनस थीटा से रिप्लेस, ठीक। अब इसको चेक करते हैं, कोस माइनस थीटा। तो अब इसको चेक अगर याद भी नहीं हो तो अपन वही ऑल STCC निकाल देते हैं। तो जब थीटा यहाँ आए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो माइनस थीटा किस में चल जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, इसकी वैल्यू अपने आप आ जाती है कोस थीटा। तो अपन कह सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू माइनस f माइनस x, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, सम फलन है ना, इवन फंक्शन। अब करते थे बात ओड फंक्शन की, ओड फलन, विषम फलन। बस ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर f ऑफ x इक्वल ना हो किसके, f ऑफ माइनस एक्स के, तो वो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, इवन। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब x की जगह मैं माइनस एक्स रख दूँ तो क्या होगा, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। तो ये और ये कभी बराबर नहीं हो सकता। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, विषम फलन। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे f ऑफ x, अब मैंने एग्जांपल ले लिया साइन x है ना। अब साइन x, तो x की जगह क्या कर दिया, माइनस एक्स। तो जैसे साइन माइनस एक्स, अब इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आ जाता है, इसका मान आ जाता है निकल के साइन माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स और माइनस साइन एक्स क्या बराबर होते हैं क्या, कि नहीं होते। तो ये साइन क्या है, ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन है, ठीक है। ऐसा ही अपन हर किसी फंक्शन को निकाल सकते हैं, और नहीं निकाल के दे रखा हो तो अपन उसमें वैल्यू डाल के चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा ओड फंक्शन है, कौन सा इवन फंक्शन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अपने पास केवल एक टॉपिक बचता है और कुछ अच्छे क्वेश्चन बचते हैं। तो एक टॉपिक जो है वो है अपना काइंड ऑफ फंक्शन है ना, जिसमें 1 1 ऑन टू एक ही बहु एक ही के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं रखते हैं। आपने मुझे सुना इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।